सीखने वाले इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम न्यूक्लियस के बारे में, जिसे आप कॉमनली ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। सो इस न्यूक्लियस के बारे में हमें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करना होगा। हमने देखा था सेल के अंदर खूब सारे ऑर्गेनेलीज हैं, जिनमें से एक ऑर्गेनेलीज हमारा न्यूक्लियस भी है। और इस न्यूक्लियस के हम सिंपल देखेंगे स्ट्रक्चर होता कैसा है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और इसके फंक्शन क्या है। इस सारी बातों को आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो जाने इसकी शुरुआत कहाँ से हुई इस न्यूक्लियस की। एक पर्सन थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। सो रॉबर्ट ब्राउन ने एक एडवांस माइक्रोस्कोप के अंदर जब फर्स्ट टाइम एक डार्क कलर का सब्सटेंस सेल के अंदर उन्होंने विजिबल करा था, देखा हुआ था एक डार्क कलर का सब्सटेंस। उस डार्क कलर के सब्सटेंस को इन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस, और उसी न्यूक्लियस को आज हम पढ़ने वाले हैं। सो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के टाइम ऐसा न्यूक्लियस देखा हुआ था। सो ये न्यूक्लियस, ऐसे न्यूक्लियस होते किन में है, पहले तो ये क्वेश्चन है। सो ऐसे न्यूक्लियस हमारे यूकैरियोटिक सेल के अंदर होंगे। अब यूकैरियोटिक सेल क्या है, तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। यूकैरियोटिक सेल वो एडवांस सेल है जिनके अंदर वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक वो सारे सेल हैं जिनके अंदर कोई ट्रू न्यूक्लियस भी नहीं होगा और वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर भी नहीं होगा। सो सिंपल लिखेंगे, इट रिप्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। ऐसे न्यूक्लियस हमारे हर एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब देखें हम यहाँ से एक जो सेल है, हमारे न्यूक्लियस है जो हमारे सेल के अंदर, एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस हो सकते हैं। तो सिंपली अगर एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है तो उसका नाम देंगे हम यूनिन्यूक्लिएटेड, और अगर एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस है तो उसका नाम देंगे हम बाई न्यूक्लिएटेड, और एक सेल के अंदर अगर मोर देन वन न्यूक्लियस है, खूब सारे न्यूक्लियस है, तो हम उसका सिंपली कह सकते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। अच्छा, तो क्योंकि एक्सेप्शन हर जगह होते हैं तो हमारे सेल के अंदर भी कुछ एक्सेप्शन है, जिनमें से हमारा एक एक्सेप्शन है कि अगर ऐसा कोई सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस ही ना हो। सो सिंपल सा एक क्वेश्चन, आर देयर एनी सेल वर्क विदाउट एनी न्यूक्लियस। क्या कोई सेल बिना न्यूक्लियस के भी वर्क कर सकता है? अगर कोई सेल बिना न्यूक्लियस के वर्क करेगा तो पहला हमारा क्वेश्चन, अगर इसका आंसर हाँ है तो हम देखें दूसरा क्वेश्चन हमारा होना चाहिए कैसे, ठीक है। अगर कोई सेल अगर बिना न्यूक्लियस के वर्क करेगा और अगर ये हाँ नॉर्मली ऐसा पॉसिबल है तो फिर वो कैसे है। तो सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है, या तो कोई पास वाला कोई ऐसा सेल या न्यूक्लियस होगा जो उस न्यूक्लियस की मदद कर रहा होगा, या फिर वो शॉर्ट ड्यूरेशन के टाइम में जिंदा रहेगा। तो इनके एग्जाम्पल्स बड़े जरूरी हैं कि यूनिन्यूक्लिएटेड, बाई न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड और विदाउट न्यूक्लियस के सेल कौन कौन से हैं, ठीक है। सो हम देखें ऐसे कोई सेल जिनके अंदर यूनिन्यूक्लिएटेड यानी कि एक न्यूक्लियस होता है। सिंपल हमारे प्लांट के और एनिमल्स के सेल, हर एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होगा, ठीक है। भाई हम बात करें बाई न्यूक्लिएटेड, तो बच्चे बाई न्यूक्लिएटेड आपको पता करना होगा किस ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, किस सेल के अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं। सो आपको आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाना होगा। तीसरे नंबर में हम जाने मल्टी न्यूक्लिएटेड, ऐसे कोई न्यूक्लियस जिसके अंदर, ऐसे कोई सेल्स जिनके अंदर खूब सारे मोर देन वन न्यूक्लियस है। अच्छा, ये रेयरली केसेस में मिलते हैं, फिर भी यहाँ से हमें ध्यान देना होगा। एक ऑस्टियोक्लास्ट के अंदर होंगे जो हमें बोन्स के सेल के अंदर होंगे, और सिंपली हमें स्केलेटल मसल के सेल के अंदर होंगे। तो हमें बोन्स के सेल के अंदर और स्केलेटल मसल के सेल के अंदर मोर देन वन न्यूक्लियस होंगे। अब बात करी जाए, क्योंकि एक्सेप्शन हर जगह है, कि ऐसी भी कोई ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर न्यूक्लियस ना हो, तो हमने नाम बताया यहाँ से आरबीसी। आरबीसी के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता। सो सिंपली आगे देखें हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में। इसका स्ट्रक्चर सिंपली यहाँ बना हुआ है। सो इस स्ट्रक्चर को हम धीमे धीमे पैटर्न को रीड करना स्टार्ट करें। ये बना हुआ कैसे, हमें इसे बनाना कैसे होगा, और इसके अंदर फंक्शनिंग होती कैसे कैसे। तो सिंपली आप देखें यहाँ से हमने दो बॉल बना रखे, एक बाहर वाली बॉल और एक अंदर वाली बॉल, या एक बाहर वाली मेम्ब्रेन और एक अंदर वाली मेम्ब्रेन। बाहर वाली मेम्ब्रेन को हम नाम देंगे यहाँ से आउटर मेम्ब्रेन, और अंदर वाली मेम्ब्रेन को हम यहाँ से नाम देंगे यहाँ से इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। क्योंकि सेल के अंदर न्यूक्लियस है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। हम यहाँ से देखें ये सेल है और एक सेल के अंदर न्यूक्लियस है। अच्छा, अगर सेल के सेंटर में अगर न्यूक्लियस है, सेल के बीचों बीच अगर न्यूक्लियस हो, तो सेंट्रिक न्यूक्लियस का नाम देंगे। और अगर दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं पे भी अगर न्यूक्लियस वो है, तो उसे हम असेंट्रिक न्यूक्लियस का नाम दे सकते हैं। तो सिंपली यहाँ से हम देखें, क्योंकि सेल
ये हमारा न्यूक्लियस है और ऊपर की तरफ हमारा, बाहर की तरफ हमारा सेल है। तो सेल के अंदर जो फ्लूइड था उस फ्लूइड का नाम था हमारा साइटोप्लाज्म। तो सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो हमारे साइटोप्लाज्म को फेस कर रही होगी। सिंपल, ये आउटर मेम्ब्रेन हमारी साइटोप्लाज्म को फेस करेगी जो पहले नंबर पे लिखी हुई है, और दूसरी वाली इनर मेम्ब्रेन है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर उसका एक खुद का फ्लूइड होगा जिस फ्लूइड का नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। सो इनर वाली मेम्ब्रेन न्यूक्लियोप्लाज्म को फेस कर रही होगी। ठीक है, सो हमारे एक आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और एक इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, हमने देखा कौन सी मेम्ब्रेन किसे फेस करेगी। ठीक है, अब देखिए आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप है उसे हम कहेंगे पेरी न्यूक्लियर स्पेस, जो अराउंड हमारे 10 नैनोमीटर से लेके 50 नैनोमीटर के बीच में हो सकता है। सो ठीक है, हमें ये रीडिंग्स याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप इतना ही सुन लीजिए कि इनके बीच का जो स्पेस है उसे हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस का नाम देंगे। ठीक है, हमने जो ये मेम्ब्रेन जो बनाई हुई है इनर और आउटर, मैंने इसके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप बना रखा, दैट गैप इज डिसकंटिन्यूअस मेम्ब्रेन। सो इस पूरे जो हमारा न्यूक्लियस बना हो, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है इनर और आउटर दोनों ही डिसकंटिन्यूअस हैं, यानी कि आपस में कनेक्टेड नहीं है, इनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है। अब जो गैप है उन गैप के अंदर आके, जो आपको ये गैप दिख रहा, इन गैप के अंदर आके जो छोटे छोटे पोर्स बने हुए हैं, क्योंकि गैप होगा तो गड्ढे बन जाएंगे छोटे छोटे। सो अराउंड ऐसे जो पोर्स होंगे वो 10,000 से लेकर 10,000 तक पोर्स ऐसे हो सकते हैं। सो इन गड्ढों को हम पोर्स का नाम देंगे। सो आप देख सकते हैं ऐसे खूब सारे पोर्सेस हमारे न्यूक्लियस पे बने हुए हैं, जिसे हम न्यूक्लियर पोर का नाम देंगे, जो अराउंड हमारे 1000 से लेके 10,000 के अराउंड हो सकते हैं। ठीक है, सो ये न्यूक्लियर पोर होंगे। अब न्यूक्लियर पोर है किस लिए? तो न्यूक्लियर पोर क्योंकि न्यूक्लियस से अंदर कुछ प्रोटीन्स होंगे जो सेल के बाहर तक जाएंगे। सो उन प्रोटीन्स को भिजाने के लिए या न्यूक्लियस के अंदर कुछ सब्सटेंस है उन्हें अंदर लाने के, तो एक्सचेंज ऑफ अ मटेरियल के लिए हमने ये पोर्स बना रखे हैं। और सिंपली ये भी है कि यहाँ से जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, जो खूब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, वो इस न्यूक्लियस के अंदर ना चले जाएं, तो उन्हें रोकने के लिए सिंपली ये हमारी ऐसे पोर्स काम करेंगे। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के लिए, और साथ में जो कुछ मटेरियल्स है उसे बाहर से अंदर आने के लिए भी रोकेंगे। ठीक है, फिर हम देखें यहाँ से चौथे नंबर पे हमने कोई थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना रखे हैं, खूब सारे रेड कलर के आपको थ्रेड दिख रहे होंगे। दैट थ्रेड इज क्रोमैटिन। क्रो मीन्स कलर, मैटिन मीन्स थ्रेड। सो यहाँ से क्रोमैटिन का हमने खूब सारा ऐसा स्ट्रक्चर नेटवर्क सा बना रखा है। ठीक है, इस क्रोमैटिन के बारे में आप आगे देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा। सो इस क्रोमैटिन को आप 4th नंबर पे देख सकते हैं। अब ये क्रोमैटिन होते क्या हैं? ये क्रोमैटिन आपस में कॉन्स्ट्रिक्टेड होके, यानी कि आपस में इकट्ठे होके क्रोमोसोम बनाते हैं। सो जो सिंपली आप यहाँ से क्रोमैटिन का जो ग्रुप बनेगा, कॉन्स्ट्रिक्शन ग्रुप, वो हमारे क्रोमोसोम को बनाएंगे। सो ये क्रोमोसोम के बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सिंपली क्रोमैटिन क्या बनाएंगे? हमारे क्रोमैटिन हमारे क्रोमोसोम बनाएंगे, जो आगे आप इसमें पढ़ेंगे। फिर आप देख सकते हैं कुछ छोटे 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 यहाँ पे डॉट रखे हुए हैं रेड कलर के, जिस डॉट को हमने नाम दिया यहाँ से न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल था तो सेल का अपना ही खुद का फ्लूइड था, जिस फ्लूइड का नाम हमने दिया साइटोप्लाज्म। उसी तरह से हमारा न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का भी अपना ही खुद का एक फ्लूइड है, जिसे हम नाम देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो देखिए न्यूक्लियस के पास एक खुद का फ्लूइड है, सेल के पास एक खुद का फ्लूइड है। ठीक है, और साथ में हम ये भी फिर हम यहाँ से देखेंगे कि 5th नंबर पे हमारे ये बना हुआ बीच में जो सेंटर में आप देखेंगे न्यूक्लियोलस। इस न्यूक्लियोलस को आप यहाँ से लिटिल न्यूक्लियस का नाम भी दे सकते हैं। अब ये न्यूक्लियोलस करता क्या है? तो ये न्यूक्लियोलस सिंपली इस सेल के लिए राइबोसोम बना के देता है। अब ये राइबोसोम होते क्या है? तो राइबोसोम एक प्रोटीन है। वो प्रोटीन सिंपली जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरी करता है सेल की। तो सेल के अंदर जो एनर्जी की कमी होगी तो सेल प्रोटीन बनाएगा, उस प्रोटीन से सेल राइबोसोम बनाएगा, राइबोसोम को प्रोटीन का नाम देंगे, और उस प्रोटीन से सेल की एनर्जी
पूरी होगी, तो यहाँ से राइबोसोम मैन्युफैक्चर होगा, या आप इसे कह सकते हैं फैक्ट्री ऑफ द राइबोसोम, राइबोसोम की फैक्ट्री। ठीक है, साथ में स्ट्रक्चर के बारे में देख चुके कैसे कैसे स्ट्रक्चर है और इनके क्या क्या काम होते हैं। लास्ट में हमने एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर और बना, एक और ऑर्गेनेली बना लिया है ER, जिस फिर बात करी जाए इस न्यूक्लियस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो इसकी क्या क्वालिटी होगी, इसके क्या गुण होंगे, सो उसके बारे में हम बात करें। तो सिंपली इसे कॉमनली नेम में आप इसे ब्रेन ऑफ द सेल तो कहते ही हैं, साथ में आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे तो ये सबसे बड़ा ऑर्गेनली है, यानी कि लार्ज ऑर्गेनली है ये। ठीक है, सेल के अंदर जो सबसे बड़ा ऑर्गन होगा, जैसे सेल के अंदर खूब सारे ऑर्गन हैं, उनमें से सबसे बड़ा जो ऑर्गन है उसका नाम है हमारा न्यूक्लियस। तो ये लार्ज ऑर्गेनली है। अब ये डायनेमिक का मतलब होता क्या है, इसका एक डायनेमिक स्ट्रक्चर है, यानी कि ज़रूरत के हिसाब से ये अपनी शेप को चेंज कर देता है। जो न्यूक्लियस हमारा बना हुआ है, सो सेल की जैसी रिक्वायरमेंट होगी एज पर द रिक्वायरमेंट, सो उस हिसाब से ये अपने न्यूक्लियस के शेप को चेंज करता जाएगा। ठीक है, सो चेंज करने की कैपेबिलिटी को हम कह सकते हैं यहाँ से डायनेमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, जेनेटिक कंट्रोल्स क्या होंगे, या जेनेटिक मटेरियल को सिंपली हमारे न्यूक्लियस स्टोर करेगा यहाँ से। सो यहाँ से आप देखें जो क्रोमेटिन जो थ्रेड बने हुए हैं और सिंपली यहाँ से डॉट 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 से सारे पोर्शन बने हुए हैं, इन पोर्शन के अंदर हमारे जेनेटिक मटेरियल है। उस जेनेटिक मटेरियल को रोक के रखना, कंट्रोल करना, या सिंपली सेल डिवीजन होते टाइम वो सेल को डिवाइड करते टाइम वो जेनेटिक मटेरियल दूसरे सेल को देना, तो सिंपली यहाँ से जेनेटिक कंट्रोल भी हमारे न्यूक्लियस करता है। ठीक है, बाद में कहे डबल मेम्ब्रेन, सो आप सिंपली जानते ही हैं कि यहाँ से डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर था और उसके कैसे कैसे काम थे। बाहर वाला हमारे साइटोप्लाज्म को फेस करता था और अंदर वाला हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म को फेस करता था। और यहाँ से देखिए कंट्रोल ऑफ द सेल फंक्शन, सेल के अंदर जितने भी फंक्शन हो रहे हो, प्रोटीन की सिंथेसिस या सेल का शेप बदलना, या ऐसे खूब सारे ऐसे काम हो, या सेल डिवीजन का काम हो, तो ये सारे के सारे फंक्शन हमारे न्यूक्लियस ही करता है, सिंपल। और एक पॉइंट और आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, और इनकी या तो एसेंट्रिक हो सकते हैं या सेंट्रिक हो सकते हैं। असेंट्रिक वो होंगे और जब न्यूक्लियस बिल्कुल सेल के बीचों बीच ना होकर कहीं आए बाएं दाएं कहीं भी हो सकता हो, तो उसे हम असेंट्रिक का नाम देंगे। सेंट्रिक जब न्यूक्लियस बीचों बीच हो सेल के, तो हम उसे सेंट्रिक का नाम देंगे। तो सिंपली ऐसे ही कॉन्सेप्ट था, सिंपल सा ही कैरेक्टरिस्टिक्स और इसका स्ट्रक्चर था। अब बच्चे सीखते हैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम क्रोमेटिन को, और जानते हैं क्रोमेटिन होता कैसा है और ये क्रोमेटिन होता कहाँ है। सो जैसे ही हमने इस न्यूक्लियस को देखा था, तो न्यूक्लियस के अंदर हमें कुछ ऐसे थ्रेड दिख रहे थे, कुछ अलग इम्प्रॉपर शेप के, कुछ अलग डिफरेंट से शेप के हमें कुछ थ्रेड दिख रहे थे। उन थ्रेड को हम क्रोमेटिन का नाम देंगे, और इस क्रोमेटिन को देखिए हम कहते क्या है और इसका काम क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्रोमा, क्रोमा दैट मीन्स कलर, और टिन, टिन दैट मीन्स थ्रेड। सो यहाँ से कलरफुल थ्रेड हमारे क्रोमेटिन कहलाते हैं। सो इनका आपको कोई प्रॉपर शेप नहीं दिख रहा, सो हम यहाँ से लिख सकते हैं नो प्रॉपर शेप। अब जानते हैं यहाँ से इस क्रोमोसोम, ये जो भी हमारे क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिन जब टाइटली पैक हो जाएंगे एक दूसरे से, एक दूसरे को जब टाइटली पकड़ लेंगे ये, तो यहाँ से हम इन्हें क्रोमोसोम का नाम देंगे। सो ये क्रोमोसोम कब बनाएंगे, जब ये टाइटली एक दूसरे को कंडेंस करके, सिंपली हम लेते हैं क्रोमेटिन गेट्स कंडेंस इनटू अ थिक थ्रेड। जब ये कंडेंस करके खूब थिक थ्रेड बना लेते हैं, सो हम इन्हें क्रोमोसोम का नाम देते हैं। जैसे सिंपल सा आपने एक एग्जाम्पल देख रहा, हम जैसे ऊन को देखें तो खुली हुई ऊन हमारी क्रोमेटिन के जैसे होगी, और अगर हम ऊन को लपेट के अगर उसका हम प्रॉपर शेप बना दें, तो उस हिसाब से वो हमारे ये क्रोमोसोम बन जाएगा। सो उसका प्रॉपर शेप जब बनेगा, खूब कंडेंस होकर सारे धागे इकट्ठे होके, तो यहाँ से क्रोमोसोम बन जाएगा। और यहाँ से देखें क्रोमोसोम एक्चुअल में है क्या। सो क्रोमोसोम डीएनए इन द न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। हम देखें क्रोमेटिन के बारे में, न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे डीएनए हैं, उन डीएनए का एक फॉर्म ही तो हमारा क्रोमेटिन है। सिंपली हम यहाँ से क्रोमोसोम के बारे में हम देखा, जब क्रोमेटिन हमारे खूब जाके आके थिक कंडेंस या सारे इकट्ठे होके जब एक प्रॉपर शेप बना रहे थे, तो हम उसे क्रोमोसोम का नाम देते हैं। और प्रॉपर शेप बनते बनते हमारा कुछ ऐसे प्रॉपर शेप बन गया। सो इस प्रॉपर शेप के अंदर जब हम देखें यहाँ से, तो हमें बीच में एक गड्ढा दिख रहा है, दैट्स गड्ढा इज, उसे हम कहेंगे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि यहाँ से
सिकुड़ गए यहाँ से, या जिसका सिकुड़ना कॉन्स्ट्रिक्शन, सो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को नाम दिया हमने सेंट्रोमेयर। ठीक है, जो बीचों बीच हमारे क्रोमोसोम के अंदर होगा। क्रोमोसोम के ऊपर वाले हिस्से को हम टीलोमेयर कहेंगे और नीचे वाले हिस्सों को भी टीलोमेयर कहेंगे, क्योंकि ऊपर वाले हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा सेम एक दूसरे से सिमिलर है, एक दूसरे से मिलता जुलता आइडेंटिकल है। सो हमने इनके दोनों के नाम एक जैसे दिए, और बीच में से कुछ डिफरेंट है, सो हमने इसका नाम सेंट्रोमेयर दिया। ठीक है, अभी आपको आगे चल के आपको फिर आप आगे वाली क्लासों में पता चलेगा सेंट्रोमेयर कैसे काम करेगा और टीलोमेयर काम कैसे करेगा। जनरली आपने क्रोमोसोम कुछ ऐसा देखा। चलिए सीखते हैं बच्चे अब हम क्रोमेटिन के बारे में, और जानिए क्रोमेटिन हमारे होते कहाँ हैं। तो अभी तक हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा हुआ था, और सिंपली आप न्यूक्लियस के अंदर देखें तो आपको खूब रेड कलर के कलरफुल थ्रेड दिख रहे हैं। इन कलरफुल थ्रेड को हम क्रोमेटिन का नाम देंगे। सो क्रोमेटिन का एक्चुअल में मीनिंग होती क्या है, और इस क्रोमेटिन के फंक्शन हैं क्या क्या। ठीक है, सो हम यहाँ से देखें क्रोमा दैट मीन्स कलर, और टिन मीन्स थ्रेड। सो कलरफुल थ्रेड को हम क्रोमेटिन का नाम देंगे। और इन कलरफुल थ्रेड को सिंपली आप देख ही रहे होंगे, इनका कोई प्रॉपर शेप नहीं होता। अगर इनका कोई प्रॉपर शेप नहीं है तो सिंपली हम लिख देंगे यहाँ से नो प्रॉपर शेप। अब साथ ही बात करें हम यहाँ से, जैसे आप एक ऊन को देखें तो ऊन जो आपको खुली हुई जैसे ऊन दिखेगी तो आप उसे क्रोमेटिन का नाम देंगे, और जैसे ही अगर उस ऊन से हम स्वेटर बना दें, क्योंकि स्वेटर बना दोगे तो प्रॉपर शेप बन जाएगा, और जैसे ही उससे बना हुआ एक प्रॉपर शेप तो आप उसे हम क्रोमोसोम का नाम देंगे। सो जानते हैं क्रोमोसोम होते क्या है। पहले हम क्रोमेटिन की डेफिनेशन सीखे, फिर हम क्रोमेटिन से देखें क्रोमोसोम बनते कैसे हैं। तो सिंपली जैसे आपने देखा कि सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए इन द न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, उस डीएनए का फॉर्म ही क्रोमेटिन है। ठीक है, हमने कहा था कि न्यूक्लियस के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल है। अब जेनेटिक मटेरियल को सिंपली आप डीएनए समझ सकते हैं, जो डीएनए की एक फॉर्म है उसे हम क्रोमेटिन कह सकते हैं सिंपली। सो डीएनए इन द न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन, सिंपल। आप यहाँ से दूसरा ही देख सकते हैं, क्रोमेटिन गेट कंडेंस्ड इनटू अ थिक थ्रेड इज नोन एज। जब ठीक है हम टाइटली खूब इन कलरफुल थ्रेड को पैक कर देते हैं, जब इन्हें टाइटली हम पैक कर देते हैं या बांध देते हैं आराम से, तो सिंपली ये हमारे कंडेंस होके ऐसे क्रोमोसोम बनाते हैं। और इन क्रोमोसोम का आपको एक प्रॉपर शेप दिख ही रहा है, क्योंकि जो पहले जो थ्रेड थे उनका कोई प्रॉपर शेप नहीं था, लेकिन उन थ्रेड के कंडेंस होने के बाद या उनके खूब टाइटली उन्हें बांधने के बाद उनका एक प्रॉपर शेप बन गया। दैट प्रॉपर शेप इज हमारा क्रोमोसोम कहलाएगा। अब क्योंकि हमारे क्रोमोसोम है तो इस क्रोमोसोम के बारे में हम जाने ये होता कैसा है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एक राइट साइड सेम स्ट्रक्चर देखो, ऊपर की तरफ आपको एक सेम स्ट्रक्चर दिख रहा है और नीचे की तरफ भी आपको एक सेम स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, बीच में आपको एक गड्ढा दिख रहा है, दैट गड्ढा ऐसे हम कह देंगे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि बीच में जो सिकुड़ा हुआ पोर्शन है उस सिकुड़े हुए पोर्शन को हम सेंट्रोमेयर का नाम देंगे। ऊपर और नीचे दोनों जैसे आइडेंटिकल है, एक जैसे हैं, हम उन्होंने टीलोमेयर का नाम दे देंगे, क्योंकि ऊपर नीचे एक जैसे हैं तो इनका नाम भी एक जैसा होगा। ठीक है, सो ये हमारे क्रोमोसोम है। एक्चुअल में क्रोमोसोम करते क्या है, सो हमने सिंपल ही देख रहा है। आप सोच रहे होंगे कि क्रोमोसोम मैंने सिंपल ऐसे बना रखा और बुक में हमें कुछ क्रोमोसोम ऐसे दिखाया जाता, तो ठीक है मैंने क्रोमोसोम का केवल एक ही पार्ट बनाया। अब जब इसके दो पार्ट बनाएंगे तो क्रोमोसोम पेयर में हो जाएंगे, और क्रोमोसोम पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। सो बुक में हमारे ये बने होंगे। आप एक को पढ़ना सीख जाएंगे तो सेम दूसरा ही आप आइडेंटिकल दूसरा एक और बना लेंगे, तो ऐसे क्रोमोसोम बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अब इस क्रोमोसोम के अंदर देखिए इसका काम क्या है। ठीक है, अब सिंपली आप जाने क्रोमोसोम अगर एक बस है तो उस बस में बैठे हुए सारे पैसेंजर हमारे जेनेटिक हैं, जीन्स हैं। सो ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक्स होते हैं। ठीक है, तो सिंपली ये क्रोमोसोम अगर हमारी बस होगी तो उसमें सारे पैसेंजर हमारे जेनेटिक्स होंगे। तो सिंपली आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि क्रोमोसोम के अंदर ही सारे जेनेटिक हैं, सारे जेनेटिक मटेरियल है। अब ये जेनेटिक मटेरियल क्या करते हैं, तो जेनेटिक मटेरियल एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में सेम कैरेक्टर्स पहुंचाते हैं। दैट सेम कैरेक्टर इज हेरिडिटी। तो सिंपली क्रोमोसोम का जो काम है, तो इसका काम है हेरिडिटी।
हेरिडिटी का, ठीक है। इट कंट्रोल्स द जेनेटिक मटेरियल, या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर पास होते हैं उस पास होने के कैरेक्टर को हम यहाँ से नाम देंगे हेरिडिटी। तो यहाँ से हेरिडिटी का काम भी करते हैं, ठीक है। और आपको सिंपल ये तो पढ़ ही रखा कि पेयर्स में होते हैं, तो हमें सारे के सारे पेयर्स में पढ़ने होंगे, ठीक है। सो ऐसे ही आप इस कॉन्सेप्ट को जान सकते हैं। और ये पूरी सारी हमारी इंफॉर्मेशन क्रोमेटिन के बारे में थी। न्यूक्लियस के बारे में जानते हैं, न्यूक्लियस है क्या और न्यूक्लियस होता कहाँ है। तो हमारे न्यूक्लियस के बिल्कुल बीचों बीच जो हमने ग्रीन कलर का जो एक सर्कल बना रखा, उस सर्कल को हमने न्यूक्लियस का नाम दे रखा। ये न्यूक्लियस को हम लिटिल न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। सिंपली जाने ये न्यूक्लियस होता कैसा है। सो यूजुअली अपीयर्स एज अ स्पेरिकल बॉडी, हमें यूजुअली जनरली हमें एक स्पेरिकल बॉडी की तरह नजर आएगा हमारे सेल के बीचों बीच। अच्छा, और हालांकि हम ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और एक इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसी तरह आपके न्यूक्लियोलस पे कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होगी। सो यहाँ पे मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, बिना मेम्ब्रेन का ये बना हुआ है, ठीक है। साथ ही हम देखें द न्यूक्लियोलस सेल में है 1 और मोर न्यूक्लियोली, ठीक है। इसके न्यूक्लियस के अंदर या एक न्यूक्लियस या एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी हो सकते हैं। और ये बीचों बीच नहीं, साइड में भी हो सकता, साइड में कुछ और भी हो सकता है, एक और हो सकता है, एक और, जैसे खूब सारे न्यूक्लियस यहाँ से हो सकते हैं। सो आसपास बने होंगे, आपको यहाँ से नज़र आ जाएंगे जब आप फ्यूचर में से माइक्रोस्कोप से देखेंगे, ठीक है। द न्यूक्लियस इज रिच इन आर प्रोटीन, ठीक है, क्योंकि ये प्रोटीन का प्रोडक्शन ही यहाँ होगा, तो पूरा न्यूक्लियस पूरा प्रोटीन से बिल्कुल भरा हुआ होगा। अब ये प्रोटीन होते क्या हैं, तो प्रोटीन सिंपली यहाँ से सेल के लिए एनर्जी बनाने का काम करते हैं। तो सेल की एनर्जी होती है एक प्रोटीन, ठीक है। अब यहाँ से देखें, इज नोन एज अ फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, हम इन्हें राइबोसोम की फैक्ट्री भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से खूब सारा राइबोसोम यहाँ से प्रोड्यूस होगा, या यहाँ से खूब मैकेनिज्म या बनाया जाएगा खूब सारा राइबोसोम, ठीक है। सो ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे थे न्यूक्लियोलस के बारे में। अब यहाँ से जानते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर जो आप एक डेंस लिक्विड देख सकते हैं, डेंस फ्लूइड देख सकते हैं। दैट डेंस फ्लूइड इज, जो गाढ़ा गाढ़ा सा आप इसके अंदर जो फ्लूइड देख रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर, उस फ्लूइड को नाम देंगे हम न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल के पास खुद का एक फ्लूइड था, जिस फ्लूइड को हम साइटोप्लाज्म का नाम देते थे, ऐसे ही हमारे न्यूक्लियस के पास जो उसका खुद का जो फ्लूइड होगा, उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम देंगे। न्यूक्लियस इज फिल्ड विद अ ट्रांसपेरेंट ग्रेनुलर मैटर, ठीक है। इसका कलर की बात करी जाए तो इसका कोई कलर नहीं होता है, कि ट्रांसपेरेंट की तरह होगा, और इसमें छोटे छोटे बारीक बारीक से दाने होंगे। सो ग्रेनुलर मैटर होगा, उस ग्रेनुलर मैटर से मिलके सिंपली हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म बना होगा, ठीक है। अब एंजाइम विच डायरेक्ट एक्टिविटीज टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस के अंदर जितनी भी जो एक्टिविटी हो रही है, उस एक्टिविटी को धीमा करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए या स्लो करने के लिए कुछ एंजाइम होते हैं, और वो एंजाइम सिंपली हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म के पास होते हैं। सो सेल के अंदर जो भी मूवमेंट चल रहा है, सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही, सो उन एक्टिविटीज़ को स्लो या फास्ट कराने के लिए जो एंजाइम होंगे वो आपके न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होंगे। तो सिंपली ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में थे। सो यही सारा हमारा कॉन्सेप्ट था यहाँ से न्यूक्लियस के बारे में। सो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।